अभी इन लोग को समझा देते हैं और इसी में बना देते हैं साथ में, ठीक है। पहले हम ब्रीफ करके और फिर उसको बना देते हैं। उतना ही कट कर देंगे, फिर जब लोग को पढ़ेंगे तो अलग रिकॉर्डिंग कर देंगे, ये काम। अच्छा, तो क्या बाद में मतलब इन्फॉर्म कर, नहीं चलने दीजिए एक क्लास, थोड़ा सा लेक्चर भी हो जाएगा, थोड़ा ब्रीफ तो करेंगे, थोड़ा लेक्चर्स भी हो जाएगा इस तरह टाइप से। तो अभी वो ये मत कीजिएगा, ऑन रुक जाइए, आप लोग समझ लीजिए पहले जो बात बता रहे हैं। अभी कुछ 10 मिनट मान के चलिए लगभग, या 15 मिनट भी जा सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए आज के क्लास में कि आई एम फ्रेशर, मतलब आप पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं डजेंट मैटर। आज के अभी के क्लास में सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं पर्सनली, और दूसरी बात कि आप इंस्टीट्यूट में तो पढ़ रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो क्लास तो आ रहे हैं पहले से, लेकिन कई ऐसे टॉपिक्स आपने फेस किए कि जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो रहा था, जो हम पढ़ा रहे थे 12th क्लास का सिलेबस, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉब्लम था वो 11th था। तो इसीलिए आप लोगों का रेगुलर क्लास कराया गया है कि 11th का सिलेबस पहले आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे ऑर्गेनिक मान लीजिए 12th का पढ़ना है, तो 11th का जीओसी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जीओसी पढ़ लेंगे ना, तो जितना हम वर्ड जो यूज करते थे, फिर यही सब चीज आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। जैसे इस क्लास में सॉल्यूशन कितने स्टूडेंट पढ़े हैं, हाथ उठाइए तो। सॉल्यूशन मेरे से स्टार्टिंग से जो पढ़े हैं, सॉल्यूशन पढ़ने में आप लोग बताइए कि कोई प्रॉब्लम फेस किए, नहीं किए ना। प्रॉब्लम कहां से होने लगा, ऑर्गेनिक से। रीजन क्या है ना उसका, जो पहले से पढ़े हैं उनको बता रहे हैं कि सॉल्यूशन का किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी चैप्टर का किसी से लिंक नहीं होता, जनरली नहीं होता 90%। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है ना कि अगर आप बेसिक से अगर आपको नहीं जानकारी होगा तो फिर आपको समझ में आएगा ही नहीं, चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा देना। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा कभी इंडक्टिव इफेक्ट का नाम नहीं सुना, सबसे पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट कभी जाना नहीं कि क्या होता है, हम उसका यहाँ कितना भी गुणगान कर दें, तो जो बच्चे पढ़े हैं थोड़ा बहुत उन्हीं को समझ में आएगा। तो इसलिए बिल्कुल अभी जो है कि 10 से 15 मिनट लगभग, जिसमें सबसे पहले हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे देंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। ऐसे तो 2012 सुन सुन के परेशान हो गए हैं कि नहीं, तो फिर भी आपको स्टार्टिंग से बहुत सारे जो बच्चे नए होंगे उनको ये भी पता चल जाएगा। सेकंड की सबसे पहले सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, जो 11th का सिलेबस है और जो 12th का है, ठीक है, जो पढ़ना है वो सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कैसे आगे हम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक लेकर के जाएंगे सिलेबस को, मतलब एट द एंड आपका ईयर का, वो सारा प्लानिंग जो है रफली, मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा लिख करके दिखाएंगे एक एक चीज, रफली हम आपको ब्रीफ कर देंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सर आगे अब कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जो पढ़ रखे हैं वो अलग बात है, बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उन चैप्टर्स का पूरा एक एक का स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हम अभी ब्रीफ करने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग को याद होगा, अगर पढ़े होंगे या एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, उसमें टेक्निक्स दिए हुए हैं जो स्टडी करना है, और उसमें सारा जीओसी का पार्ट जो है वो उसी में है। वो देखने के लिए इतना पतला है लेकिन वो बहुत खतरनाक है, समझ में आ रहा है। तो एक एक चीज हम आपको बताएंगे, और जिस बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप हमेशा आदत डालिए। हम बार बार बोलते हैं कि एक बार नहीं समझ में आया आप 10 बार पूछिए, लेकिन आप जब तक पूछने का हिम्मत नहीं कीजिएगा मेरे से, तो हम कैसे बताएंगे। पूछना आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना और आपके क्वेश्चन का आंसर देना, आपको गाइड करना, उसी के लिए तो यहाँ खड़े हैं हम। और जो एक बात स्टार्टिंग से बोलते आते हैं कि बातचीत जो आपस में नहीं करना है, ये स्ट्रिक्टली आप मेरे क्लास में फॉलो कीजिए। जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप मेरे से बोलिए, हम बोर्ड में बताएंगे बाकायदे। कितने स्टूडेंट का कॉपी में भी हम बताए हुए हैं जो पूछते हैं पर्सनली मेरे से कि सर यहाँ क्या होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब जब वीडियो अभी जब लाइक जो ऑनलाइन भी जो जुड़ेंगे बच्चे, तो 10 मिनट 15 मिनट जो है अभी स्टार्टिंग का जो है आपको ब्रीफ करेंगे पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री, जो पूरा तीनों पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का कैसे हम पढ़ाएंगे। अब गिला शिकवा आपका खत्म हो जाएगा मेरे से भी और केमिस्ट्री से भी।
कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम आपको बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता होगा वैसे बच्चे भी क्वेश्चन अब बनाएंगे और समझ पाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। समझ गया ना सब लोग क्या बोल रहे हैं? तो अब जो है कि स्टार्टिंग से जो है कि एक एक चीज जो इतना बात बोले हैं 10-15 मिनट ध्यान से सुनिएगा। जब सिलेबस हम लिखेंगे तब सिलेबस आप भी मेरे साथ साथ आप उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, जब सिलेबस लिखेंगे हम आपको बता देंगे, और उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर जैसे पढ़ते हैं हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैम ऑन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यू अटेंड किए हुए हैं आज के क्लास में या जो पहले से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज जो है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये तीनों ब्रांचेज जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये सारा हम कवर करवाएंगे। ठीक है, माई सेल्फ शशिभूषण सर, मैं रांची में 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं, और जिस आप लोकेशन में बैठे हुए हैं लालपुर एरिया में, यहां पर हरिओम टावर में मैं 2014 से हूं, जहां पर कंटिन्यू 11th-12th के साथ साथ नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए के बच्चों के साथ साथ अब मर्चेंट नेवी भी जुड़ चुका है उस कड़ी में, और इसके साथ साथ मैं यूपीएससी लेवल तक का मैं क्लास केमिस्ट्री का लेता हूं। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि पूरे झारखंड में मैं एक सिंगल फैकल्टी हूं जो सीएसआईआर, नेट और आईआईटी जैम या यूपीएससी लेवल तक का क्लास जो है कि मैं लेता हूं। और आप लोगों को जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ये 11th और 12th का जो सिलेबस है वो इस मायने में डिफरेंट होगा और अदर फैकल्टी और अदर इंस्टीट्यूशन से, कि मेरे पास में जो अनुभव है कंटिन्यू ये 15 सालों का लगभग, उसमें रिसर्च लेवल तक का, पीएचडी लेवल तक का जो है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है डेप्थ में आप जितना जाना चाहते हैं उतना हम लेकर के जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब कोई भी टॉपिक्स अगर हम पढ़ाते हैं तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि साइंस अगर इस तरह से एक माहौल बना हुआ रहता है बच्चों के बीच में, डर का पैदा जो एक माहौल होता है कि नहीं साइंस बहुत टफ है, बच्चे एक दूसरे को कई बार मना भी कर देते कि साइंस नहीं लेना, तो साइंस टफ नहीं है, साइंस को आपने टफ बना करके रखा है। तो जरूरत है आपको कि स्टार्टिंग से जब कोई भी टॉपिक्स, जब आज के क्लासेस से मैं जब डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो आप लोग ध्यान से लेक्चर्स को सुने और आप कॉपी में उसको लिखने का आदत भी डालें। दूसरी बात कि अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, कोई भी टॉपिक्स अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको टॉपिक्स पढ़ाने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए कि सर यहां मेरे को समझ में नहीं आया। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप क्लास के बाद जो है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर आपको लगता है कि मेरे पास में डाउट्स बहुत ज्यादा है तो आप ऑफिस में इन्फॉर्म कर देंगे कि मेरे को केमिस्ट्री में डाउट है, सर को आप बुला दीजिएगा। तो आपके मैनेजमेंट जो है कोचिंग वाले वो मेरे से कांटेक्ट करके टाइम लेकर के आपको पर्सनली टाइम दे देंगे, जहां पर एक एक बच्चे का जो भी पर्सनल डाउट होगा वो सॉल्व कराया जाएगा। और ये कोचिंग में ये इंप्लीमेंट भी होता है इस कोचिंग में कि आपको जब भी कोई जरूरत पड़े कोई भी फैकल्टी का तो आपको वो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक टीचर्स को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप पहले मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, बहुत ज्यादा डाउट है तो, छोटा मोटा डाउट है तो आप क्लास में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री में बेसिकली जो केमिस्ट्री जो आप लोगों को कवर हम करवाएंगे, क्योंकि आप लोग का जो टारगेट है वो 2027 है कि जो 2027 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें केमिस्ट्री में 11th और 12th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले 11th कवर करना बहुत जरूरी है। 11th अगर आप कवर नहीं करेंगे तो 12th का जो सिलेबस है आपको समझने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th नहीं पढ़े होते हैं और 12th में उनको अचानक पता चलता कि नहीं मर्चेंट नेवी का भी तैयारी होता है। क्योंकि समय थोड़ा सा बदला है और इस शहर में पहले, आज से पहले तक मर्चेंट नेवी का और एनडीए भी अगर बोले तो नहीं था। एनडीए कुछ सालों पहले से लगभग 4 साल बोल सकते हैं इस समय से जो है कि लगभग रांची में एनडीए की तैयारी हो रही है, बट इससे पहले एनडीए की तैयारी नहीं होती थी। वैसे मर्चेंट नेवी
ये एक न्यू जुड़ा है इस शहर में, तो इसका बेनिफिट आप लोग जो ले रहे हैं, तो ये तभी आपको इसका पढ़ाई जो है कि सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप पहले कहां पढ़ करके आए हुए हैं, कहां से और क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यहां पर आपको बेसिक से लेकर के जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक जो है वो तैयारी आपको कराई जाएगी, जहां पर जो भी फैकल्टी है अपने स्पेशलाइज्ड, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स है, मैथ है, वो सारी चीज जो है कि आपको समय से कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, कोई भी टॉपिक्स जैसे आपको पढ़ाएंगे तो आपको आदत क्या डालना है कि घर में जाकर के आप अपने से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत डालिए। कोई भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं अगर, तो केमिस्ट्री का घर में जाकर के आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है या जो स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग से जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे जो हैं कि आप घर में जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी डाउट होते हैं तो डाउट को लेकर के आइए। सिर्फ डेली क्लास अटेंड करने से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे नोट्स आप बनाते आ रहे हैं और पता चला आगे भी नोट्स ही बनाते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा और पता चला कि आपके हाथ में कुछ नहीं मिला। तो नोट्स बनाने पे कम फोकस और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही फंडा है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस टॉपिक पे बेस्ड आपको कम से कम क्वेश्चन, जो हम आपको बोले कि हर एक टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है और हर एक चैप्टर से जैसे ही आपको चैप्टर्स कंप्लीट अगर होंगे तो उससे रिलेटेड आपको कम से कम 200 क्वेश्चन जो है कि आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर आपको बैठ करके घर में उसको प्रॉपर तैयारी करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहां नहीं समझ में आएगा उस क्वेश्चन को आपको पूछना है ला करके फैकल्टी से। आप क्लासरूम के बाद पूछ लीजिए, अगर कोई टॉपिक अगर वैसा लग रहा है कि क्लास से रिलेवेंट है तो क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक बात आपको जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और फैकल्टी से रिलेटेड अभी तक जो है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। अब 11th का सिलेबस और 12th का जो सिलेबस है, चूंकि बच्चों को यह भी पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स आपको 11th में पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स 12th में पढ़ने हैं, ताकि आपका भी माइंड सेट एक होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स हैं और मेरे को कंप्लीट करने हैं, जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। तो अभी सबसे पहले अब नेक्स्ट जो है कि अब मैं स्टेप में 11th का जो सिलेबस है, आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन से, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से, ये पहले हम आपको बताएंगे और 12th का भी सिलेबस आज ही डिस्कस कर देंगे और उसके बाद फिर 11th का हम लोग बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में काफी समय लग जाता है, प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है क्वेश्चंस का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब जो है सबसे पहले 11th का सिलेबस फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक एक करके इंडिविजुअली जो है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे और जो सिलेबस हम मेंशन करेंगे ये आप अपने कॉपी में भी आप लोग जो है कि उसको जरूर मेंशन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले 11th का जो सिलेबस है उसको लेकर के जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और 11th में देखिए, कोई भी अगर आप पार्ट अगर स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आप जो स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर फिजिकल का है या फिर वो चैप्टर ऑर्गेनिक का है या फिर वो चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। 3 ब्रांचेज होते बेसिकली केमिस्ट्री में। जो भी स्टूडेंट इस क्लासरूम में बैठे हुए आप ये मान करके अब चलेंगे कि आप जीरो लेवल से जो है कि आप अब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। ठीक है, मतलब आप समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है और ये मान करके आपको स्टडी करना है, तब जाकर के आप सीख पाएंगे। और अगर माइंड में अगर ये रखेंगे कि नहीं मेरे को वो आता है बट वो नहीं आता है, तो ऐसे करेंगे तो फिर पता चला आपका जो नॉलेज है वो जैसे आधा अधूरा है वैसे ही रह जाएगा। तो आप ये माइंड सेट करके चलेंगे कि स्टार्टिंग से जो हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री में कितने ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का। 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर जो मेंशन किया हुआ है वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट जो यूनिट है आपको जो स्टडी करना है वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड जो यूनिट आपको स्टडी करना है
वह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड जो यूनिट आपको स्टडी करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलते हैं, तो ये आप अलग से स्टार मार लेंगे। मतलब कि इस पे जो बेसिक जो बातें हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे गैसियस स्टेट में आप आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुने होंगे, आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ का नाम सुने होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो कई बार ऐसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर हो गए, इक्विलिब्रियम के चैप्टर हो गए, तो उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स बनाने में फिर आपको परेशानी होगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर इसलिए हम अलग से स्टार मार के लिख दिए हैं कि इसके बारे में भी बेसिक जो बात होगा वो हम आपको सिखाएंगे। लिख लीजिए सारा सब आप लोग। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ जो यूनिट है, इसमें फोर्थ जो चैप्टर है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। एंड फिफ्थ जो यूनिट है इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में क्लासीफाई करके हम लोग स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में बेसिकली इसको हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और सेकंड जो पार्ट है इसका उसको आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो पार्ट में आपको पढ़ाएंगे, केमिकल और एक आयोनिक। और डिटेल्स में ये बहुत बड़ा चैप्टर और लेंदी चैप्टर है इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, जो पढ़ने में लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। रेगुलर क्लासेस चलेंगे तो मिनिमम आपको कम से कम 20 दिन तो जरूर लगेगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना लर्न कर रहे हैं जल्दी, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिख लीजिए सब लोग ये। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर के बाद 6 नंबर में लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। ये आपको सिक्स्थ जो यूनिट है वो रेडॉक्स रिएक्शन से है। और इसके बाद जो है हम लोग यहां पर जो स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का अगर बोले कि बेस जो है वो कौन है, पीरियोडिसिटी, क्योंकि उसके बिना आप पूरे केमिस्ट्री का स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट होगा फर्स्ट यूनिट, उसका आप नाम लिखेंगे पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। ये फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टडी करेंगे। और सेकंड इसी से रिलीवेंट जो है तुरंत स्टडी हम लोग जो करने वाले हैं वह है केमिकल बॉन्डिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये केमिस्ट्री का। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीरियोडिसिटी हो या केमिकल बॉन्डिंग हो, ये दोनों चैप्टर से जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी चैप्टर्स और भी पहले से मेंशन थे 11th में, लेकिन एनसीईआरटी का बुक अगर अब आप लोग अगर देखे होंगे तो बुक का थिकनेस बहुत पतला हो चुका है पहले से। उसमें से हाइड्रोजन जो चैप्टर था वो हटा दिया गया है, एस ब्लॉक जो था वो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया वो सिलेबस से ही। तो इसलिए जो आपका एनसीईआरटी का जो थिकनेस है वो ही पतला हो गया और सिलेबस भी आपका कम हो गया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो आपको स्टडी करना है वो दो चैप्टर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग जो है ये आप स्टडी करने वाले हैं। बाकी रेस्ट जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है उसका एस और पी का हम अभी आपको अलग से मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में ही जितना आपको कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो हम आपको पढ़ा देंगे। और डी और एफ भी पढ़ाएंगे, बट अलग से भी आपको डी एंड एफ पढ़ाया जाएगा कहां, 12th क्लास में। वो आपको इंडिविजुअल चैप्टर है, ठीक है, वहां पर आपको डिटेल में एक एक बात हम आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम लोग लिखेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कि आपको यहां पर भी दो यूनिट जो है वो दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यूनिट है ना वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट जो यूनिट है वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें लिखेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स,
सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और इसी के अंडर में जो है आपको जीओसी भी जो है वो पढ़ाने वाले हैं। इसी के अंडर में जो जीओसी का जो आप नाम सुनते हैं बार बार, जीओसी भी हम लोग इसी के अंडर में जो है वो पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद सेकेंड जो यूनिट है वो लिखिए। सेकेंड जो यूनिट है वो है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंडर में देखिए आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम आपको मेंशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अल्केन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? अल्केन। सेकेंड जो यूनिट है वो क्या स्टडी करेंगे? अल्कीन। इसी के अंडर में आपको क्या पढ़ाएंगे? अल्काइन भी। और इसी के अंडर में आप बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बेंजीन से मिलकर के डिराइव हुए हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे आप टॉलइन का नाम सुने होंगे, मिथाइल बेंजीन जिसको बोलते हैं, तो वो डेराइव बेसिकली किससे हुआ है? वो बेंजीन से ही हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक यूनिट और भी हम लोग देखेंगे जो काफी पॉपुलर है, और इससे क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेगा, जिसका नाम क्या है? एरोमेटिसिटी। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और कौन से कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। और साथ ही साथ हम लोग स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी स्टडी करेंगे। और इसी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ही आपको एक और यूनिट है जो हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं, कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि 3 टाइप से किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम जब कंफर्मेशन की हम लोग बात करते हैं ना, 2 वर्ड यूज होगा, एक कन्फर्मेशन और एक कन्फिगुरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? कन्फर्मेशन जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में देखा जाता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है, याद रखिएगा कि देखिए सिंगल बॉन्ड में इस तरह से देखिए ये फ्रीली रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। इसको देखिए रोटेट कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां पर क्या होता है? फ्री रोटेशन। और जहां फ्री रोटेशन होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। और यहां पर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? इसमें आपको सबसे पहले फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, यानी जो 3D स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ये हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड हम आपको सिखाएंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एंड थर्ड आप पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एंड लास्ट पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये सारा हम लोग किसके अंडर में देखने वाले हैं? कन्फर्मेशंस के अंडर में। नेक्स्ट, जब कन्फिगुरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कन्फिगुरेशन में हमेशा कन्फिगुरेशन डबल बॉन्ड में स्टडी होता। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड में अब इसको रोटेट अगर हम करना चाहे ना तो ये रोटेट सिर्फ ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस है कि नहीं है? एक देखिए इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे रोटेट कर रहे हैं, और एक सिंगल वाले को देखिए कैसे रोटेट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसमें क्या है? अरे फ्रीली रोटेशन है, और इसमें रोटेशन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं इसको, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सिर्फ ऐसे और ऐसे कर पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता? दिस इज कॉल्ड कन्फिगुरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन भी हम लोग स्टडी करेंगे किस वाले यूनिट में ही? हाइड्रोकार्बन में। मतलब इसके जो सब यूनिट्स हैं वो भी आज के क्लास में जो है कि हम आपको पूरा डिटेल्स में आपको बता दिए हैं कि कैसे स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले 12th का सिलेबस अब डिस्कस करेंगे आपके सामने, बट उससे पहले 11th का सिलेबस आपने देखा कि 6 जो चैप्टर्स हैं वो किसके हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक से हैं और 2 चैप्टर ऑर्गेनिक से हैं, यानी टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। और इसको हम लोग कैसे आगे लेकर के चलने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले 12th का सिलेबस जो है आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए 12th का सिलेबस। सबसे पहले 12th का सिलेबस हम लोग देखेंगे और सेम पैटर्न होगा। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हम लोग ये देखने वाले हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम लोग यूनिट स्टडी करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? सॉल्यूशन। इसको हम लोग नो डाउट कुछ बच्चे इसको जो भी पहले से अगर पढ़े होंगे
और जो जितने भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलेंगे जब स्टडी करेंगे। इसको फिर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हुए। सेकेंड जो यूनिट है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो यूनिट है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड थर्ड जो यूनिट है वह है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें भी एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहले के समय में क्या था कि कोविड से पहले की अगर बात करें तो 2 यूनिट इसमें और भी थे जो एडेड थे। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हुआ करता था जब एनसीईआरटी का, अगर किसी के पास भी ओल्ड बुक होगा तो आप देखेंगे उसमें फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट है, और एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था। और इन दोनों चैप्टर्स को जो है कि सिलेबस से अब हटा दिया गया है। तो आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो ये 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल के बाद वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 यूनिट जो है वो स्टडी करने हैं। सबसे पहले जो है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ध्यान देंगे जब नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में डी और एफ लिखेंगे, ठीक है, और ये जो मिडिल में लिखा हुआ ये क्या है, एंड है। तो ध्यान रखेंगे कभी भी कैपिटल लेटर में हम लोग ब्लॉक का नाम या ऑर्बिटल का नाम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो यूनिट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाइए दुनिया का, और अगर केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस चैप्टर से मोस्टली आप मान के चलिए हर एक एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन कभी मैक्सिमम भी देखने को मिलते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल है। लिख लीजिए ये दोनों चैप्टर आप लोग। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक, अब हम लोग देखेंगे जहां पर एक एक फंक्शनल ग्रुप को जो है मिला करके यहां पर चैप्टर जो है वो बना दिया गया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक में, उसमें हाइड्रोकार्बन और हैलोजन को मिक्स कर दिया गया, तो क्या बन गया, हैलो अल्केन। हैलो कहां से लिया गया, हैलोजन से। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं। अल्केन कहां से लिया गया, हाइड्रोकार्बन से, वो भी कहां से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। एंड सेकेंड जो इसका यूनिट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोअरीन। यहां पर हैलोजन लिया गया और एरोमेटिक कंपाउंड को मिक्स करके और बना दिया गया क्या, हैलोअरीन, यानी बेंजीन रिंग के साथ में जब हैलोजन ऐड होंगे, ठीक है। सेकेंड जो आपको चैप्टर इसमें स्टडी करने हैं उसका नाम है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इसमें देखिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिला करके और एक चैप्टर ही अब बना दिया गया। जहां पर 11th क्लास में आप नाम सिर्फ सुनते हैं अल्कोहल का, फेनॉल का और ईथर का, अब यहां पर आपको एक चैप्टर कंप्लीट बना दिया गया। ठीक इसी प्रकार से थर्ड यूनिट अगर आप देखेंगे ना तो थर्ड यूनिट का नाम क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर भी सेम जो है कि पैटर्न फॉलो किया गया है कि जो फंक्शनल ग्रुप, 3 जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं उसको मिला करके यहां पर एक चैप्टर बना दिया गया है, एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। और एक यूनिट और भी है जो अमोनिया का डेरिवेटिव बोला जाता है, जिसको अमीन्स बोलते हैं, और इस चैप्टर में भी एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया गया। एंड लास्ट यूनिट जो इसमें दिया हुआ है वह है आपका बायोमोलेक्यूल्स। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोमोलेक्यूल्स। ये आपके कंप्लीट 5 चैप्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक में है। अगर इस चैप्टर्स को अगर पूरा अगर कंबाइंड करेंगे, जो भी हम लोग 12th क्लास में भी जो स्टडी कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे तो फिजिकल में यहां पर भी 3 यूनिट है, 3 यूनिट्स हैं। आपके इनऑर्गेनिक में 2 यूनिट है, और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सिंगल 5 यूनिट्स है। यानी यहां पर भी कैलकुलेशन टोटल 10 चैप्टर्स का जो है कि आपको दोनों का फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला देंगे तो 3 + 2 5, और ऑर्गेनिक भी कितना है, ये 5 है, तो दोनों मिला देंगे तो 10। यानी 11th के 10 चैप्टर्स और 12th के 10 चैप्टर्स जो है वो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये सिलेबस कैसे पढ़ाया जाएगा अभी से लेकर के लास्ट तक, अब इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए।
हम लोग सबसे पहले इस बैच में जो 12th पास आउट जो बच्चे हैं उसमें हम लोग 11th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो जीओसी से स्टार्ट करेंगे। जीओसी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आप C4 कार्बन जो हम लोग बोलते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और कार्बन का डिस्कशन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक से मतलब नोमेनक्लेचर से लेकर के आपको आइसोमेरिज्म से लेकर के आपको जितने भी जीओसी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो स्टडी हम लोग करते, जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये सारे जो आप टॉपिक्स का नाम सुन रहे हैं, इसके अलावा जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल और इसके साथ साथ कार्बीन, इससे भी क्वेश्चन जो है कि आते हैं। और जब राइमर टाइमन रिएक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर कार्बीन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये सारे जो है कि आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको 11th क्लास में जीओसी का पार्ट जो है हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जैसे ही जीओसी कंप्लीट होगा तो तुरंत आपको हाइड्रोकार्बन भी जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपको तुरंत हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको तो जैसे ही जीओसी कंप्लीट होगा और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ऐसा इसलिए क्योंकि 11th में 2 ही चैप्टर ऑर्गेनिक है, तो 11th का फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस का जो भी पैटर्न है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 11th जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो 12th क्लास को फिर आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी परेशानी आप फेस करते आ रहे हैं अभी तक, ये सारी परेशानी आपके खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जीओसी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आपको जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसका आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हुए आपको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, तभी केमिकल बॉन्डिंग को आप समझ पाएंगे और आगे भी जो चैप्टर्स हैं वो भी आप समझ पाएंगे। तो 11th का जो सिलेबस है हम लोग पहले ऑर्गेनिक जो है उसको कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट जो है ऑर्गेनिक का आपको मेंशन है। उसके बाद हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और जैसे ही 11th का हम लोग ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कवर कर लेंगे तो 11th क्लास का जो बेसिक जो हम आपको बताएं चैप्टर का नाम, उसको पढ़ाने के बाद हम लोग 12th का जो सिलेबस है वो 1 by 1 फिर कैसे पढ़ेंगे 12th का सिलेबस। जब 11th हम लोग का बेस रेडी हो जाएगा तो 12th में फिर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 12th में जो मेरा पढ़ाने का तरीका है और 11th में भी है, लेकिन 11th आप लोगों का दोनों पहले कंप्लीट कर दें हम ऑर्गेनिक का चैप्टर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। 12th में जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर आपका अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक हम पहले पढ़ाएंगे तो एक फिजिकल पढ़ाएंगे, फिर एक इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, और ऐसे ही पैटर्न जो है वो 11th क्लास का भी जो सिलेबस बचा हुआ रहेगा उसमें भी फॉलो होगा कि एक फिजिकल, देन एक ऑर्गेनिक एंड देन एक इनऑर्गेनिक। इससे क्या होगा कि बच्चे बोर नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक पढ़े जा रहे हैं एक ही चीज को आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू 2 महीने से, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो ये मेरा जो इतने सालों का जो अनुभव है, ये स्टार्टिंग से हम यही करते आ रहे हैं कि बच्चों को पहले एक चैप्टर फिजिकल का पढ़ा देते, फिर एक ऑर्गेनिक का, फिर एक इनऑर्गेनिक का। इससे क्या होता है कि उनका जो प्रैक्टिस है तीनों ब्रांचेज का वो चलते रहता है और उनका बार बार जो है कि कुछ दिनों में इंटरेस्ट चेंज होने लगता है कि अभी ऑर्गेनिक पढ़े तो फिर ऑर्गेनिक पढ़े, फिर फिजिकल पढ़ लिए। इससे क्लास में भी इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, पढ़ने में भी बच्चों को मन लगता है। ये तो हुआ कि सिलेबस आपको कैसे कवर करवाएंगे, और ये सिलेबस का आप मिनिमम मान करके चलिए, बहुत बड़ा अगर लेंदी चैप्टर है, अगर लॉन्ग अगर चैप्टर से है तो मान करके चलिए उसमें 10 से 15 क्लासेस लग सकते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग चैप्टर्स होंगे तो 10 to 15 क्लासेस एक चैप्टर में लगने वाले हैं आपके। अगर छोटे चैप्टर्स होंगे तो न्यूमेरिकल वाले अगर साथ में अगर होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स आपको मिनिमम जो है कि 7 to 8 क्लासेस ये लगने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे तो वहां पर भी आपको 7 क्लासेस मिनिमम जो है लगेंगे। तो ऐसे आपको एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि लेंदी चैप्टर्स जो होंगे, बड़े चैप्टर्स जो होंगे उसमें 10 to 15 डेज मान करके चलिए, और जो शॉर्ट उससे जो चैप्टर होंगे उसमें आपको 7 से 8 क्लासेस लगेंगे। और इस तरीके से हम लोग जब कंटिन्यू क्लास जब हम लोग करेंगे आज से, यानी आपकी क्लासेस जो है
वीक में रेगुलर होने वाली है, मंडे टू सैटरडे जो है। और इसमें आपका पहले जैसे जो भी यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग उसको पहले कवर कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो फिर आगे आपको कोई भी चैप्टर हम पढ़ा दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर चलेगी। और अभी से लेकर के आप लोगों का जो सिलेबस है वो हम लोगों का टारगेट होता है कि मैक्स टू मैक्स नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में सिलेबस को कवर करने का। अब ये अलग बात है कि अगर सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि टीचर्स के साथ अगर कुछ आ जाए या बच्चों के साथ आ जाए या पूरी दुनिया के लिए, जैसे हम लोग कोविड जैसे सिचुएशन देखे हैं अभी, जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पेट्रोल के लिए भी, डीजल के लिए भी, गैस के लिए कितनी दिक्कतें हो रही थी। तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर इस तरह का अगर हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटी है, फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन हम लोगों की जो टारगेट होती है हर एक साल का, वो नवंबर से दिसंबर में मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट कर देने का। उससे अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 15 डेज आगे पीछे हो सकता है। ये कोई कसम खाया हुआ नहीं है कि आपको बोल दे कि हाँ 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप समझ लिए। अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ हम करने जा रहे हैं चैप्टर्स के बारे में। जो चैप्टर्स का नाम हम लिखे हुए थे, किस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे एक एक करके 11 से लेकर के 12th तक के चैप्टर्स में, ठीक है। उसको ध्यान से सुनेंगे और जहां आपको जो जरूरी लगेगा आप उसको लिख भी सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको लिखने के लिए। और 11th क्लास का जो चैप्टर्स है उसमें एक एक करके हम लोग जो है वो देखेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है। अभी तो चैप्टर का नाम हम लोग सिर्फ लिख रहे थे और इसमें क्या है कि अभी आप सिर्फ चैप्टर्स का नाम देखें। जैसे फर्स्ट यूनिट देखिए जो दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, जस्ट लाइक कि आपको स्टार्ट जब होगा तो सबसे पहले यूनिट्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि यूनिट बहुत जरूरी होता है आपको पढ़ना। क्योंकि यूनिट अगर नहीं पढ़ेंगे तो चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइए या केमिस्ट्री का, आपको दोनों में प्रॉब्लम होगा। और यूनिट से दो तरीके से यूज होते हैं न्यूमेरिकल में। पहला क्या होता, एसआई सिस्टम में यूनिट यूज होते हैं और दूसरा सीजीएस सिस्टम में यूज होते हैं। तो दोनों यूनिट्स में आपको क्वेश्चन जो है वो बनाने आने चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा जो लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक जो पार्ट है वह है एटॉमिक मास से स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी देखेंगे, फॉर्मूला मास भी देखेंगे। और उसी के साथ साथ जो है कि मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मोल को लेकर के वो स्टार्ट होगा। और मोल को बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, एक नंबर के फॉर्म में, एक मास के फॉर्म में और एक वॉल्यूम के फॉर्म में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां पर 5 टाइप्स के लॉज जो है आपको पढ़ने होते हैं। याद अगर आप लोगों को हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप फर्स्ट जो टाइप है वो पढ़ेंगे। सेकंड जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन है। थर्ड जो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है। फोर्थ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एंड फिफ्थ जो है वो गेल-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम है। तो ये 5 जो आपको टॉपिक्स ये जो बता रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ये स्टडी करने वाले हैं। और इतना जब आप स्टडी कर लेंगे तो ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो आइडिया है ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा पिक्चर। फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाला। जैसे ऑर्गेनिक का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, जीओसी पढ़ना बहुत जरूरी है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं, तो ये चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। अब सेकेंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ये नहीं देखने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल होता है कि स्क्वायर होता है कि ट्रायंगल होता है कि रेक्टेंगल होता। ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री में अलग अलग आप नाम सुनते हैं, वैसे एटम का यहां पर कोई स्फेरिकल शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये नहीं पढ़ना है आपको। यहां पर एटम में जो है कि एटम जो वर्ड है वो ओरिजिन कहां से हुआ और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, यानी उस एटम के अंदर भी क्या कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है,
न्यूट्रॉन है। इसके डिस्कवरी से लेकर के इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, किस सेल में है, किस सेल में है तो किस सब सेल में प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना सीखेंगे। उसके लिए 3 प्रिंसिपल बेसिक जो है जो हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अबाउस प्रिंसिपल, सेकंड इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज कॉल्ड हुन्स रूल। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है ये सारा कॉन्सेप्ट स्टडी करने के साथ जब हम लोग एंट्री लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आपको यहां पर मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको बताते हुए जो यूज होंगे 11th में भी और 12th में भी, ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां फिजिक्स में भी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी जो पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएंगे। तो बोलिए सर दोनों फिर अलग अलग क्यों दिया हुआ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में डिफरेंस बस इतना है कि यहां पर हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यानी थर्मो का रिलेशन हीट से और हीट का रिलेशन टेम्परेचर से है, तो टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना एनर्जी गेन कर रहा है या कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसके आधार पे हम लोग रिएक्शन में एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं और इसी के आधार पे हम लोग फिजिकल प्रोसेस का भी स्टडी करते हैं, जहां पर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक की हम लोग बात करेंगे। और कई ऐसे प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जहां पर आप पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये प्रोसेस के अंडर में हम लोग वर्क डन जो है वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे, हीट का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसी के साथ साथ इंथैल्पी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसके अलावा फिर एंट्रोपी पढ़ते हुए जो है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारा स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में। एंड नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में देख रहे होंगे 2 पार्ट है, जहां पर एक केमिकल है और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे बड़ा जो रोल है वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ सबसे बड़ा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ली चैटलियस प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो अभी तक बच्चे जो 10th पास करके आते हैं वो बेसिकली एसिड, बेस और सॉल्ट का नाम जानते हैं, लेकिन यहां पर एसिड में भी आप अलग अलग साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टीड, लोवरी का पढ़ेंगे, लुईस साहब का पढ़ेंगे। 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ पीएच वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन का। इसके बाद आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट बताया जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बताया जाएगा। ये सारी टॉपिक्स का जो नाम ले रहे वो केमिकल और आयोनिक, ये दोनों जो है एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन इसको सेपरेट करके आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल और आयोनिक के फॉर्म में। नेक्स्ट आप रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो वर्ड है ना, रेडॉक्स में 2 वर्ड इसमें छुपा हुआ है। फर्स्ट जो है वो RED है और सेकंड क्या है OX है। ये RED का मतलब जो है वो क्या है, रिडक्शन है, और OX का जो मतलब है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और इस चैप्टर का डायरेक्टली लिंक जो है वो 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। यानी 11th क्लास में जो स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ लिया, 12th क्लास में उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आते जाएगा। जैसे 11th में बोले जीओसी का अगर वो पढ़ लेंगे तो 12th का फिर ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिटेल्स में अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो मैकेनिज्म ही क्यों ना कितना भी डिटेल्स में हम आपको बताएं। नेक्स्ट जो है इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी है और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिसिटी आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल, एक तरह से उसको अगर मेरे से पूछेंगे तो उसको केमिस्ट्री का खतियान हम मानते हैं, वो हम लोगों के लिए खतियान होता है। मतलब जैसे कि अगर पीरियोडिसिटी का, अगर पीरियोडिक टेबल का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप फिजिकल पढ़िए, ऑर्गेनिक पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, आपको हर एक ब्रांचेज में जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। जैसे आप कॉमन वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बार बार सुनते रहते हैं आप जब भी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यूज होते रहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज होते रहता है। ये सब टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरे
पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, उसका बेसिक से लेकर के आपको जितना कॉन्सेप्ट 12th लेवल तक का यूज होगा वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, जब कंपाउंड का, तो अगर बॉन्ड बनाने नहीं अगर आपको आएगा तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आप इंफॉर्मेशन सही से नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं किसी भी एटम के बीच में, और उसके साथ साथ फॉर्मल चार्ज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग का। नेक्स्ट इसी चैप्टर में आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जैसे हम स्टार्टिंग से ब्रीफ कर रहे हैं आज के क्लास में कि जीओसी के अंडर में सारा पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो सारा आपका आ जाने वाला है। एंड नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, इसमें आप देख रहे होंगे इंडिविजुअली हम टॉपिक वाइज मेंशन कर दिए हैं कि पहले क्या पढ़ने वाले हैं। अल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंडर में आएगा, जो हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन आता, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता। इसी में हम लोग बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब बेंजीन कंपाउंड और बेंजीन से मिल करके कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो मिल करके डेराइव हुए हैं उसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिसिटी, जो पहचानना सीखेंगे कंपाउंड का कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। एंड नेक्स्ट कंफर्मेशन में जो आपको हम आज की क्लास में स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे थे कि आप कैसे जो है फ्लाइंग वेज, सॉहर्स, न्यूमैन और फिशर ड्रॉ करना सीखेंगे, ये आप स्टडी करेंगे। ये 11th क्लास का समरी अभी तक आप देख रहे थे। 12th क्लास में आप जैसे ही एंट्री लेते हैं तो 12th क्लास में चैप्टर्स इंडिविजुअल है, मतलब बहुत कम ऐसे चैप्टर हैं जिसका एक दूसरे से लिंकअप है। जैसे सॉल्यूशन है तो मोल कॉन्सेप्ट जो आप 11th क्लास में आप स्टडी करते हैं उसका यूज डायरेक्टली जो है वो किस चैप्टर में है, सॉल्यूशन में है। मतलब जो स्टूडेंट 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अभी हम समझा रहे थे कि जो स्टूडेंट रेडॉक्स पढ़ लिया उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। और केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है इंडिविजुअल और सेपरेट जिसका 11th के किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ये 12th क्लास में आप बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है जहां पर आपको बेसिक से एक एक बात सीखना होगा, तब जाकर के आपको केमिकल काइनेटिक्स जो है वो समझ में आने वाला है। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं, इसमें 2 वर्ड आप देख रहे होंगे, केमिकल है और दूसरा काइनेटिक है। काइनेटिक वर्ड बेसिकली है कहां का, फिजिक्स का है। आप वर्ड ये यूज करते हैं कब, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, जब मूव कर रहा होता है। तो और दूसरा वर्ड इसके साथ केमिकल है, यानी दोनों वर्ड को मिला देंगे तो आंसर क्या निकलेगा यहां से कंक्लूजन कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट होने में, और कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्टडी जो है आप कहां पर करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो जैसे पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि डी एंड एफ का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो तो आप 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ लेंगे, लेकिन डी एंड एफ के अंदर में जो अलग अलग जो एलिमेंट हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिजिकल हो या केमिकल हो उसका स्टडी जो है वो आप कहां पर करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक उसी प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड यूनिट है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स इंडिविजुअल और सेपरेट चैप्टर है वैसे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जिसको नहीं आएगा, जो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो कोऑर्डिनेशन नहीं समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर है, इसका लिंक किसी चैप्टर से नहीं है। जहां पर आप सबसे पहले आप यहां पर इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर जो आप पढ़ते हैं उस नोमेनक्लेचर से इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसके अपने रूल्स रेगुलेशन है। आइसोमेरिज्म जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं उससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। यहां पर जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद थ्योरीज यहां पर पढ़ने हैं, जैसे VBT जिसको वैलेंस बॉन्ड
थ्योरी बोलते हैं, CFT जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, और एक LFT है जिसको लिगेंड फील्ड थ्योरी बोलते हैं। ये आप स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में मेटल कार्बोनिल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, मतलब वैसे कंपाउंड जहां पर मेटल और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी करेंगे, और बहुत वेटेज है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ज्यादा जो हम बोल रहे हैं जिसपे फोकस करना है, इन सब चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करना है कि जब भी स्टार्ट हो ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो ये देख रहे हैं ना, ये 11th क्लास में जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर में आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो हैलोजन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमीन्स हो। ये इतना जो हम नाम लिए, इसमें आपको स्टडी कैसे करना है, सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो। सेकेंड फेज में चलेगा उसका क्लासिफिकेशन, थर्ड में उसका चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उसका होगा तो वो चलेगा, एंड नेक्स्ट फोर्थ में कि आप उसका प्रिपरेशन जो है वो कैसे करेंगे। जैसे अल्कोहल स्टार्ट किए तो हाउ विल यू प्रिपेयर्ड अल्कोहल कंपाउंड, तो वो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ फेज में चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कंपाउंड जो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका डेंसिटी वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, ये देखेंगे। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने वाले हैं। और उसके बाद चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। उसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो आप कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल बनाते नहीं केमिकल रिएक्शन में, उसका किसी दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करवाते, रिएक्शन करवाते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट जो यूनिट है आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर दो वर्ड इसमें भी एडेड है, एक बायो और दूसरा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का पार्ट और बायो बायोलॉजी का पार्ट। यानी जब आप किसी मॉलिक्यूल का अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, जहां पर बायोलॉजिकल आप स्टडी करते हैं, तो वो हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स के अंडर में स्टडी करते हैं, जहां पर आप सबसे पहले जो है कि देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, प्रोटीन्स के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार से विटामिन के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। और इस सारी कॉन्सेप्ट को जो है कंक्लूड करते हुए जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल से जो चैप्टर है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल जो सिलेबस है आप लोगों का अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 11th क्लास में टोटल चैप्टर्स जो हम लोग अभी मेंशन किए थे वो कितने हैं, टोटल 10 चैप्टर्स जो है आपके 11th क्लास में है। और 12th क्लास का अगर हम लोग बात करें तो 12th क्लास में भी टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। यानी दोनों में इक्वल वेटेज है आपका 10-10 का। टोटल 20 चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और ये आज का जो क्लास जो आपका स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन क्लास रहा है, आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट या बहुत सारा ऐसा बात होगा जो सुनने को सीखने को मिला होगा। डिटेल्स में नहीं मिला होगा, लेकिन ब्रीफ का मतलब आपको पहले ही बोले थे कि हर एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब आप लोगों का जो सर है वो भारी लग रहा होगा कि इतने चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। अभी तो चैप्टर्स का आपने नाम सुना है, जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एक एक करके ऐड होते जाएंगे। और जब पूरा सिलेबस हम लोगों का नवंबर और दिसंबर के महीने में जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर कोचिंग में रिवीजन भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करवाया जाएगा, जहां पर आप एक एक चैप्टर का आप जो है कि इंडिविजुअली रिवीजन करेंगे। और उसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज चलता है, जहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट तो आप बीच बीच में ही देते रहते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपके जो एग्जाम में जो पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है आपका, उस पे बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स का जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो चलाया जाता है, जो आपको आगे जनवरी फरवरी के महीने में जो है वो कंटिन्यू आपका चलते रहेगा एंड में। और आपको इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का जो है जो फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बताए होंगे। और आज केमिस्ट्री का जो है पूरा 11th और 12th का पूरा समराइज्ड वे में शॉर्ट में आपको समझा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों का होगा, ये आपको पहले ही बता दिए रेगुलर क्लासेस है। यानी आपको डेली केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो 11 बजे से 12 बजे तक जो है वो चलने वाली है, ठीक है। तो 11 बजे कल हम लोग मिलेंगे
और कल से हम लोग जीओसी का जो पार्ट है, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका नाम हम बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वहां पर हम आपको एकदम सी से स्टार्ट करेंगे। उससे बेसिक और कुछ नहीं होता भाई। तो सी से स्टार्ट करेंगे और सी के बारे में आपको बताते हुए वहां से स्टार्ट करके अब पूरा जीओसी का कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 जो है वो हम आपको समझाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो मेरे क्लास में, ये अभी भी बोल रहे हैं, कल भी बोलते थे और आगे भी बोलेंगे, इन पूछना काम आपका है, मेरा काम नहीं है। मेरा जहां काम होता है वहां हम पूछते रहते हैं, लेकिन आपको जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए मतलब इस क्लासरूम में, अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक्स में अगर डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि एक बार जब चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो इस तरह का क्लासरूम का इन्वायरमेंट फिर आपको मिलने वाला नहीं है। डाउट होगा तो सिंपल सी बात है, आप इंडिविजुअली मेरे से पूछेंगे। क्लासरूम में तो ऐसे बैठा करके डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए क्लासरूम में आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और सीरियस रहिए। ये लाइफ का आपका एक साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th जो पास आउट बच्चे हैं उनके पास में अब ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब ये आपको करो या मरो वाला हाल है। मतलब जो भी पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं उसको एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। फ्रेश जब आपका 11th से इस कोचिंग में जब अब आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट और भी जो आप कहीं भी आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको नॉलेज में हमेशा अपग्रेड ही मिलेगा। अपग्रेड इस मामले में मिलेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी सेल्फ स्टडी करने का आदत डालना होगा। घर में अगर मान लीजिए यहाँ 1 घंटे का क्लास करें तो घर में जाकर के आप उस सब्जेक्ट में कम से कम 2 घंटा उसका डबल टाइम दीजिए, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ आएगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे, जैसे आप रास्ते में जब चलते हैं रोड पे तो कभी आपको प्लेन रोड, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी जर्नी में प्लेन रोड ही पूरा होता है क्या? कहीं क्या होता है कि प्लेन भी मिलेगा, कहीं चढ़ाई भी मिलेगा, कहीं ढलान भी मिलेगा, और कहीं भी उबड़ खाबड़ भी, मतलब कई तरह के रास्ते खराब भी मिलेंगे। तो आपको जर्नी तय करनी है तो आपको भी रेडी रहना होगा कि जहां पर जो फेज आएगा आगे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी, फैकल्टी की भी होगी और मैनेजमेंट की भी होगी। ये तीनों का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कोचिंग वाले का जो रोल है, उन्होंने अपना रोल जो है प्ले करना स्टार्ट कर दिया आज से, कि आपको 11th से इन्होंने डिसाइड किया, जैसा कि हम पहले भी बोले थे इन लोगों को, वैसे अब आज से आपका क्लास जो स्टार्ट हो रहा है तो एकदम आपका कोई गिला शिकवा अब नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी दिक्कत है केमिस्ट्री में, अगर कहीं भी फंसते हैं आप मेरे से बेझिझक पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मना नहीं है, इतना फ्रीडम हम दे के रखते हैं बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन आप पूछेंगे तभी तो हम आंसर देंगे। जो बच्चे पूछते हैं आप ही के बैच से जरूर आंसर देते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं जरूर कॉपी चेक करते हैं। जो बच्चे को नहीं समझ में आता कॉपी में भी जब हम घूमते रहते पर्सनली बताते हैं। तो इस तरह से आप अपना डाउट्स पे फोकस करेंगे, डाउट क्लियर करते चलेंगे। नहीं तो आप एट द एंड में सोचेंगे कि हम पूछेंगे, तब तक आपके पास में बहुत सारे डाउट्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे इकट्ठे, और उस समय फिर आपके पास में इतना समय नहीं होगा कि आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज का ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जरा सोचिए कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो उसका थिकनेस इतना है, उसी को रेफरेंस बुक वाले, मतलब जो आप अदर साइड बुक जो परचेज करते हैं मार्केट से, वो उसका इतना मोटा मोटा बुक में लिखते हैं ना। लेकिन आप सोचिए जरा कि है तो वही एनसीईआरटी का चैप्टर, है तो वही सिलेबस पूरा दिया हुआ, लेकिन आखिर क्या है ऐसा कि एनसीईआरटी इतने पतले बुक में ही वो कंप्लीट कर देता अपनी बातों को, और साइड बुक रेफरेंस बुक जो है इतने मोटे मोटे किताबों में लिखता है। तो डिफरेंस यही है कि जो एनसीईआरटी है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए, दोनों के लिए नॉलेज होना चाहिए सामने वाले के पास में, तब जाकर के वो समझा सकता है। तो एनसीईआरटी आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो है वो रामबाण है, समझिए। मतलब एनसीईआरटी अगर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया और अगर समझ लिया, तब दुनिया का कोई किताब आप पढ़िए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइए कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े और सिर्फ साइड बुक के अगर आप रह गए उसी के भरोसे, तो ये कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। इसलिए एनसीईआरटी का बुक जिसके पास भी नहीं है, केमिस्ट्री का 4 बुक आपके पास में होना चाहिए। 11th का 2 यूनिट है, अलग अलग पार्ट 1 और पार्ट 2। 12th का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये बुक आप जरूर रखिए और अपने बैग में रखिए। और आज जो हम अनाउंस कर रहे हैं ये आगे आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैग में डाल करके लेके आते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप अपने साथ रखिए हमेशा। एनसीईआरटी हमेशा बनाइए, और जो भी मटेरियल मिलेगा यहाँ कोचिंग से आपको बनाना है, घर में जाके प्रैक्टिस करना है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है। तो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री की जर्नी अब आज से कैसे चलने वाली है, क्योंकि आप बीच रास्ते में मिले थे, लेकिन अब आपको फ्रेश
जो है आपको डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए आपको जीरो से, मतलब आज जो फर्स्ट क्लास है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आगे हम लोग एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। खिड़की बंद कर दे, एसी चला दे। अच्छा चल रहा है तो आप लोग चलाए तो बंद कर देना चाहिए था।